हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 4 जून और 4 जून साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे प्यारे दोस्तों, आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की जो शाखा है उसका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी शाखा मैंने इसलिए बोल दिया इसको। अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना ये था कि सबसे ज़्यादा वोट इंडिया की तरफ से पड़े पूरी दुनिया में। मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 642 मिलियन लोगों ने इस बार वोट किए हैं अराउंड। तो ये बहुत बड़ी बात है, पहली तो बात ये है। और ये कितनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं, जो G7 कंट्रीज़ हैं ना, उन G7 कंट्रीज सबको मिला दिया जाए तो टोटल उनसे भी 1.5 गुना ज़्यादा वोट पड़े हैं। जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ है उसमें लगभग 27 देश है और अगर उन सभी 27 देशों की बात कर दी जाए तो उनसे भी 2.5 गुना ज़्यादा वोट पड़े हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कह सकते हो अर्थव्यवस्था। तो खैर हम बन जाएं वो बात आगे की बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए लोकतंत्र या जनसंख्या के हिसाब से हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सर जो नेबर्स कंट्री है उनका क्या रिएक्शन है। देखो अभी तक के लिए एग्जिट पोल में सब ने बीजेपी को जीता हुआ दिखाई दे रहा बताया है अभी के लिए। तो चाइना ने ये कहा है कि अगर प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनते हैं तो चाइना के और इंडिया के रिलेशन अच्छे होंगे। जर्मनी ने भी इस पे बधाई दी है। अमेरिका ने भी कहा, पहले से ही कह रहे हैं कि हाँ इलेक्शन के रिजल्ट है वो अभी करंट गवर्नमेंट के फेवर में है, तो उन्होंने वो बधाई दी है। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की शाखा के चलते हुए हर कोई इंडिया के ऊपर नज़र गड़ाए बैठा है और कल का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसके चलते हुए सट्टा बाज़ार में तो या जो सेंसेक्स है या निफ्टी है इनमें तो बहुत भारी उछाल देखने को मिला है। मतलब सबके प्रोडिक्शंस एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग बड़ी ज़्यादा ही है। 12 लाख के करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट एक ही दिन में कल 3 जून को मिला है इंडिया को। खैर रिजल्ट क्या होंगे और इनके मायने क्या होंगे, कौन से मुद्दा जीत पाया है, कौन सा मुद्दा हारा है, उन सब पे हम बात करेंगे आने वाले दिनों के लेक्चर्स में। कोई भी सरकार बनती है उसके बारे में बात करेंगे, क्यों जीते हैं, वजह क्या रही है, वो सब के सब उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे अलग सेशन में। बहरहाल आज का सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, हाँ आपके लिए ये ज़रूरी है। सबसे बड़ा सरकारें आ रही हैं। अब एक सवाल था कि सर सरकार गिर जाएगी तो क्या ये पहले पेपर हो जाएगा क्या। देखो सरकार भले ही अक्टूबर में अपने इलेक्शन होने वाले, लेकिन उससे पहले ही आपके ये पेपर ज़रूर होंगे। तो लास्ट नाइट फाइट नहीं हो सकती है, पहले से ही प्रिपेयर करने लग जाइएगा। जैसे ये लास्ट बैच है, कहीं सोचो सर चलो हम पेपर के पास ले लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आप पूरे नहीं कर पाओगे इतना कंटेंट एक दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। अब से लगोगे तब जाके कंटेंट पूरा कर पाओगे। इसमें कई 100 वीडियो हैं आपको देखने को मिलेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो मैंने कल आपसे सवाल पूछा था उसका ठीक जवाब क्या है कि 5वां अखिल भारतीय चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल हरियाणा में कहाँ आयोजित किया गया। तो ये हरियाणा में आयोजित किया गया था पंचकुला में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ओके था। सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड किस आधार पर असंवैधानिक करार दिया गया है। आपको अच्छे से पता है कि अभी जो 5 नंबर का क्राइटेरिया था ना, उसको माननीय हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। पर वजह क्या थी? वजह थी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। एक्चुअली इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी ठीक रहना चाहिए था, मैं एडिट करना भूल गया इसमें, पर इसका आंसर एडिट हो गया था। ऑल ऑप्शन जो है ना सवाल का ठीक रहेगा। इन सभी के आधार पे ही ये बेसिकली आर्थिक मानदंड जो है वो नहीं मिलना चाहिए, या कह सकते हो 5 नंबर नहीं मिलना चाहिए। तो कुछ वर्गों के उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा सामाजिक आर्थिक मानदंड जो है ना, उसके हरियाणा सरकार के इस फैसले को माननीय कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। मानदंड निवास का वंश के आधार पर भेदभाव करते हैं, जो संविधान का अनुच्छेद 162 के तहत जो टैग किया गया है। और ये बेसिकली जो है ना आर्टिकल 14 क्या कहता है, ये कहता है विधि के समक्ष समानता, भी कानून हर किसी के लिए बराबर है और उसका समान संरक्षण है, इससे कोई भी वंचित न रह जाए। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पर भेद नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 16 क्या कहता है, किसी भी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। हालांकि इनके अपवाद हैं, जैसे आरक्षण की बात करते हैं वो इसका अपवाद ही है, भाई कोई वंचित वर्ग है उसको ऊंचा उठाने के लिए आरक्षण दे रखा है, अपवाद हैं ये वाले।
लेकिन ऐसे आर्थिक आधार पे कोई राज्य सरकार इस तरीके से 5 नंबर दे रही है तो वो एक असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि हरियाणा सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए और बच्चों को 5 नंबर का हक है वो दिला के ही रहेंगे। लेट्स सी क्या होता है, पर फिलहाल के लिए आर्टिकल 14, 15, 16 ये न्यूज़ में है, तो तीनों आर्टिकल आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद कर लेना इसे आप। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में सतत विकास के लिए यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कितने हज़ार करोड़ की हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना की तैयारी की जा रही है? तो टोटल 10,000 करोड़ की स्वच्छ वायु परियोजना की तैयारी की जा रही है। ये घोषणा अभी हाल ही में की है हरियाणा के मुख्य सचिव जो वर्तमान में है TVSN प्रसाद, इनके द्वारा। हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में लगभग 29 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए या कह सकते हो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए 29 जगहों पे सेंटर चल रहे हैं और 39 मैनुअल सेंटर भी चल रहे हैं जिसमें एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। और इन सभी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर पे बेसिकली कंट्रोल सेंटर को पूरा निगरानी रखने के लिए ओवरऑल मॉनिटरिंग सेंटर है वो भी हरियाणा में इन फ्यूचर बनाया जाएगा। पूरे हरियाणा के जितने भी एयर क्वालिटी सेंटर है उन सबको एक जगह से हम लोग मॉनिटर कर सकें। ये परियोजना बेसिकली किस लिए लेके आ रहे हैं हम लोग? ये परियोजना लेके आ रहे हैं कि देखो एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है, कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? गाड़ियों का एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है सड़क पे उठने वाली धूल है, या इंडस्ट्रीज़ है, या कंस्ट्रक्शन वर्क है, या बायोमास जलाने की वजह से हो सकता है। इन सभी मुद्दों से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ये छोटे छोटे PM पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो सांस के साथ अंदर जाते हैं और उनकी वजह से हमें बहुत सारे रोग होते हैं। तो इन्हीं को ही कंट्रोल करने के लिए 10,000 की हम लोग जो है ना परियोजना स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल जो है ना ये परियोजना होगी 10,000 करोड़ की हरियाणा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो क्या रहेगा? वो सवाल है कि पर्वतारोही नरेंद्र यादव नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी द माउंट देनाली की फास्टेस्ट चढ़ाई करने वाले हैं। नरेंद्र यादव किस जिले के रहने वाले हैं? नरेंद्र यादव रहने वाले हैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पर्वतारोही से रिलेटेड हरियाणा के पेपरों में कई बार आ भी चुके हैं। नरेंद्र यादव हरियाणा के रेवाड़ी के नेहरूगढ़ के रहने वाले हैं। साल 2022 में इन्होंने केवल 6 दिनों में ही एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इन्होंने अपने अभियान का नाम रखा था आज़ादी का अमृत महोत्सव फास्टेस्ट एवरेस्ट अभियान 2022। नरेंद्र यादव आर्मी जवान कृष्णचंद के बेटे हैं। इनका सपना है कि 7 महाद्वीप पर फतेह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम शामिल करवाना है। वैसे इन्होंने साल 2012 में पर्वतारोहण के बेसिक, साल 2013 में एडवांस, 15 में जो है ना इसके जो एडवांस या इसको कह सकते हो MOOA, साल 2022 में सर्च एंड रेस्क्यू के साथ में सारे कोर्सेज जो है ना उनको कंप्लीट ये कर चुके हैं। और इसके अलावा इन्होंने लगभग 18 से भी ज़्यादा विश्व के रिकॉर्ड ये अब तक बना चुके हैं। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ को भी फतेह कर चुके हैं, दक्षिण अमेरिका की है ये। और नॉर्थ अमेरिका की चोटी पर ये 20 जुलाई से चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। अभी रिसेंटली हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा गुरुग्राम में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे इनको रवाना किया गया है। अच्छा, वैसे ना रेवाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो रेवाड़ी की स्थापना कब हुई थी? तो रेवाड़ी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1989 को हुई थी। अच्छा, रेवाड़ी जो ज़िला है ना सर, इसका अगर मैं कहूँ कि मंडल कौन सा, मतलब रेवाड़ी खुद कौन से मंडल के अंतर्गत आता है, तो रेवाड़ी आता है गुरुग्राम मंडल में, गुरुग्राम डिवीज़न के अंडर आता है ये वाला, ठीक है। अच्छा सर, रेवाड़ी की कोई आरक्षित सीट है क्या? हाँ, रेवाड़ी की आरक्षित सीट है बावल, ठीक है ना, बावल। बावल यहाँ की आरक्षित सीट है और बनवारी लाल जी जो है ना यहाँ से जीते हुए हैं। और इसके अलावा एक बात आप और याद रखिएगा कि रेवाड़ी का नाम जो है ना वो कैसे पड़ा? बलराम के ससुर थे राजा रेवत, ठीक है ना, राजा रेवत थे। और रेवत नामक राजा ने इनकी बेटी का नाम था रेवती, ठीक है ना, इनकी बेटी का नाम था रेवती। और रेवती की वजह से ही इस शहर का नाम पड़ा था स्टार्टिंग में रेवतबाड़ी, ठीक है ना, रेवतबाड़ी। और बाद में ये समय के अंतराल के चलते हुए रेवाड़ी बन गया है ये, ठीक है। और इसके अलावा रेवाड़ी के अंदर आप लोग और क्या चीज़ें याद कर सकते हैं? रेवाड़ी का एक दारूहेड़ा बड़ा चर्चा में रहता है, औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है ना, दारूहेड़ा ये चर्चा में रहता है। हीरो होंडा, हीरो मतलब होंडा तो नहीं कह सकता, हीरो मोटरसाइकिल जो ना इसका उद्योग है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एक इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी भी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी भी है। और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये मीरपुर के अंदर है, मीरपुर में।
ये रेवाड़ी इसलिए भी चर्चा में है कि अभी 16 फरवरी की बात है, 16 फरवरी साल 2024 को ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे एक हरियाणा का सेकंड एम्स और भारत का 22वां एम्स, उसकी नींव रखी गई थी रेवाड़ी के माजरा के अंदर, ठीक है ना। माजरा माजरा भालकी गांव है यहाँ के अंदर, ठीक है ना। वैसे पहले कहाँ पे, पहला झज्जर के अंदर, झज्जर बाड़सा के अंदर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रेवाड़ी को आप लोग और किस नाम से जानते हैं? पित्तल नगरी के नाम से जानते हैं। पित्तल नगरी, पित्तल बर्तन पर पित्तल के बर्तनों के लिए जगाधरी फेमस है वैसे, पर पित्तल रो फॉर्म में यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा एक बात और याद रखना कि हरियाणा के अंदर ना एक ज्योतिष नाम का समाचार पत्र था, वो रेवाड़ी से ही निकला था, और वो निकला कब था? 1928 के अंदर निकला था। हरियाणा के अंदर सबसे पहली ट्रेन भी तो रेवाड़ी में ही चली थी, याद होगा आपको, 1853 के अंदर। 1853, सॉरी 53 नहीं, माफ़ करना, 1873 है। 1873 के अंदर दिल्ली से रेवाड़ी तक चलेगी, ठीक है। और एक जो आपकी सीएनजी ट्रेन है ना, इसको सीएनजी डेमो ट्रेन के नाम से जाना करते हैं, सीएनजी डेमो ट्रेन, ये भी भारत में पहली बार रेवाड़ी से चली थी। पर रेवाड़ी से कहाँ तक चली थी ये रेवाड़ी से चली थी, रोहतक तक चली थी, ठीक है ना। रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी ये ट्रेन, और ये चली थी 2015 के अंदर चली थी, ठीक है ना, साल 2015 के अंदर। मैं तारीख भी लिख देता हूँ, 13 जनवरी को चली थी ये, 13 जनवरी साल 2015 को चली थी ये ट्रेन, ठीक है। और इसके अलावा और क्या याद करना है आपको? और रेवाड़ी से याद कर सकते हो आप लोग मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये भी रेवाड़ी के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे जिनका नाम है कल्लन खां, कल्लन खां, इनका संबंध भी हरियाणा के रेवाड़ी से था। तो चलिए, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताना आप लोग, टोपियों वाला गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पे है, ठीक है ना। टोपियों वाला गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पे है? और इसके अलावा एक क्वेश्चन हो रहा है कि पेरिस में होने वाले गेम्स का कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने? इसके बारे में विस्तार से बताइएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलता हूँ आपको मैं अपने अगले क्लास के दौरान, ठीक है। थैंक यू सो मच।